स्टार्ट हो गया कार्यक्रम। यहाँ पानी क्यों नहीं रखा ना सर? पानी पी लेगा, थोड़ा सा पानी गिरा रहेगा। नमस्कार, दूरदर्शन के कार्यक्रम और भी हैं राहें में मैं कंचन बाला आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ये कोशिश होती है कि जितने भी छात्र अपने करियर को लेकर असमंजस में हैं, हम उन्हें कोशिश करते हैं सही राह दिखाने की। और आज इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे बहुत ही खास मेहमान प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के डॉक्टर विनय शर्मा जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? सर मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर सबसे पहले अगर बातों की शुरुआत करूँ तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग क्या है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। ज़रूर मैडम। असल में जब भी हम लोग इस फील्ड का नाम सुनते हैं तो एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि जनरली जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स ही सुनते हैं। बट प्रोडक्शन एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट का कम्बिनेशन है। इसका ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आप अगर इंडस्ट्री में देखो तो बहुत सारे काम हैं, जैसे कि बहुत सारी मशीन है, बहुत सारे मेटल कटते हैं, और टोटल जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको आप ये कह सकते हो कि संभालना। तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। अगर हम खाली मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाते थे तो इनको कवर नहीं कर पाते थे। तो ये एक नीड है, और इसी नीड के कारण ये मैन्युफैक्चरिंग बहुत जगह पे इसको नाम लेते हैं, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के नाम से जाते हैं। आजकल जो है इसको एक कम्बिनेशन करके प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं, ताकि दोनों चीज़ को, मैन्युफैक्चरिंग को भी और उसके कंट्रोल को भी, दोनों को दे सके। तो हम लोग भी अपने डिपार्टमेंट का नाम रिसेंटली प्रोडक्शन से प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग किए। अच्छा, तो सर ये तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग क्या है इस बारे में बताया आपने हमें। लेकिन अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं कि कौन कौन से विषय जो होते हैं इसमें इंक्लूड होते हैं, बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, तो उस बारे में हमें कुछ बताइए। मैं थोड़ा सा आपको हमारे डिपार्टमेंट के बारे में बताते हुए इस पे आता हूँ जी। भारत में जो सबसे पहली जो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के विषय में खुला था वो जादवपुर यूनिवर्सिटी, और उसके बाद हमारे यहाँ 1965 में जी। तो आप समझ सकते होंगे कि हमारे देश की जो ज़रूरत है उसको हमने उसी समय से समझा कि एक मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन इंडस्ट्री में जो रिक्वायरमेंट है वो बच्चों को पढ़ाया जाए जी। इसमें हम सारे विषय कवर करते हैं, जिसमें कि मैं मेन वर्ड ले रहा हूँ, जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग में आपका मेटल कटिंग भी है, वेल्डिंग भी है, कास्टिंग भी है, माइक्रो मशीनिंग है, आज के डेट में रैपिड प्रोटोटाइपिंग आ गया है जी। ये तो आपके मैन्युफैक्चरिंग साइड में हो गए। अब इनको मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाए जी। जैसे प्रोडक्शन प्लानिंग, कहाँ से मटेरियल जाएगा, कहाँ कहाँ होते हुए ये फाइनल गुड्स तक आएगा। सप्लाई चेन जी। सप्लाई चेन समझने के लिए एक छोटा सा आपको समझाता हूँ। जैसे कि आपने कोरोना के टाइम में वैक्सीन के बारे में सुना, बिल्कुल हमने बहुत सारी चीज़ सुना, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, फाइजर, सब चीज़ जी। पर कभी किसी ने सोचा कि दूर गांव तक वो मेडिसिन पहुंची कैसे? बिल्कुल सही बात है। और इसके लिए हमको चाहिए सप्लाई चेन जी। यानी कोई चीज़ जो है आपको कंज्यूमर तक पहुंचाना, समय रहते पहुंचाना, बिना उसके खराब हुए पहुंचाना, और उसके रिक्वायरमेंट के समय के पहले पहुंचाना जी। तो ये सप्लाई चेन, ये भी हमारे इसमें है। इसके अलावा आज के दौर में हम लोग काफ़ी चेंज हुआ है। ये आप कह सकते हो कि पिछले 4-5 साल में बहुत सारे चेंजेस हुए, और हम लोग ने अपने करिकुलम को, मुझे लगता है कि मोर और लेस हर साल बदला है। इंडस्ट्री 4.0 जी, जिसमें रोबोट आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गए। तो आप जो कंप्यूटर से भी रिलेटेड चीज़ें वो भी हम लोग पढ़ाते हैं। ब्लॉकचेन हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, मशीन लर्निंग हुआ, रोबोटिक्स प्रोग्रामिंग हुई, ये सब भी आते हैं जी। तो ये आप कह सकते हो एप्लीकेशन ओरिएंटेड है जी। और अगर बच्चे को कुछ एप्लीकेशन ओरिएंटेड पढ़ना है
तो ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इससे वो इंडस्ट्री में जाएगा, अपना स्टार्टअप भी चला सकता है, कंसल्टेंसी में भी वो काम कर सकता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। जी, तो सर ये तो विषय के बारे में जाना हमने और बहुत अच्छे से आपने बताया कि विषय कौन कौन से इसमें इंक्लूड हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं सर, जैसे 3 मेन स्ट्रीम होते हैं, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, तो ये तो हम इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, तो मन में एक सवाल ये उमड़ रहा है कि क्या किसी बच्चे ने अगर 12वीं में कॉमर्स लिया हो या आर्ट्स लिया हो तो क्या वो इस फील्ड में करियर बना सकता है? नहीं, इसके लिए हम लोग के यहाँ जो एडमिशन है वो जेई के थ्रू है जी, और इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि वो फिजिक्स और मैथ जरूर पढ़ा। तो फिजिक्स और मैथ्स हाँ, जरूरी है इस साइंस फील्ड में, सिस्टम के बच्चे ही आ सकते आगे हैं, बढ़ सकते हैं। हाँ। सर तो 12th के बाद कैसे इसमें राह बना सकते हैं? हाँ, ये 12th के बाद बच्चों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जी, जिसमें कि वो इंजीनियरिंग साइड में जा सकता है, मैनेजमेंट साइड में जा सकता है, साइंस साइड में जा सकता है, आर्ट साइड में जा सकता है। मैं अपने विषय के हिसाब से बता रहा हूँ कि इंजीनियरिंग के बाद मानिए अगर वो इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट रखता है बच्चा, तो इंजीनियरिंग के लिए उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कंप्यूटर साइंस है जी, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिविल है, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है। 12वीं का बच्चा अगर वो सोचता है कि मुझे कुछ रियल लाइफ पढ़ाई करनी है, इंडस्ट्री के साथ काम करना है, तो उसके लिए प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एक अच्छा चॉइस है। जी, अगर आप अपनी भारत की इकोनॉमी को देखो, याद होगा कि 2014 में हम लोग 10वीं या 12वीं में थे लिस्ट में, आज हम 5वीं में हैं। जी, हम चाह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमिक 3री में जाए। बिल्कुल, ये जाएगा कैसे? ये तभी जा सकता है जबकि आप इंडस्ट्री आपके यहाँ लगे, अच्छी इंडस्ट्रीज लगे और ये इंडस्ट्री प्रॉफिट कमाए। जी, तो इंडियन इंडस्ट्री को सप्लाई कौन देगा? उसके लिए वर्क कहाँ से आएंगे? उसके लिए मैन फोर्स कहाँ से आएगा? उसके लिए मैनेजमेंट कौन करेगा? तो इसमें जब आपकी स्किल बढ़ती है तो आप इन सारे क्षेत्र में जा सकते हैं। आप गवर्नमेंट का आपने देखा होगा कि एक मेक इन इंडिया का कंसेप्ट आया जी, था। जी, ये कंसेप्ट इसलिए आया था क्योंकि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी कम हो गई थी और चाइना में मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी थी, चाइना ग्रो कर रहा था, हमको उससे कम्पीट करना था। तो हमारे यहाँ इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए ये क्या बोलते हो मेक इन इंडिया का कंसेप्ट लाया गया। जी, स्टार्टअप का कंसेप्ट आया। स्टार्टअप तो खाली इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड नहीं हो सकती, बिल्कुल, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड भी होगी। बिल्कुल, अभी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज आ रही हैं, अभी आपके क्या बोलते हैं बड़ी बड़ी आपकी क्या बोलते हैं ऑटोमोबाइल कंपनियां आ रही हैं। इन ऑटोमोबाइल कंपनियों को बनाने के रिक्वायरमेंट के लिए आपको एंसिलरीज चाहिए, छोटे छोटे कंपोनेंट बनाने के लिए चाहिए। जी, तो जो ये फील्ड से बच्चा पढ़ेगा तो वो क्या है कि इंडस्ट्री भी में जा सकता है, अपनी इंडस्ट्री भी खोल सकता है, कंसल्टेंसी बड़ी बड़ी कंसल्टेंसी कंपनी है उसमें जा सकता है। तो एक 12th के बच्चे के लिए अगर वो सोचता है कि मुझे कुछ करना है तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है अपार्ट फ्रॉम द अदर, जो जैसे कि आपका कंप्यूटर जो कि बहुत बच्चों को आज के डेट में बहुत अधिक इच्छा रहती है, उसके अलावा वो सोच सकता है। तो मेरे हिसाब से बच्चे इस पे जाएं तो अच्छा है। बहुत अधिक उनके लिए स्कोप है। हमारे बच्चे जो पास किए हैं वो आज के डेट में बड़ी बड़ी कंपनियों में हैं, बिल्कुल, और उन कंपनियों में कुछ ऐसी कंपनी है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रही है। बिल्कुल, यानी अगर आपकी इच्छा है कि कंप्यूटर में भी काम करना है तो आप इनको पढ़ के कंप्यूटर एप्लीकेशन में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। सर बात करें अगर इंजीनियरिंग की तो हाँ। जहन में मशीनें आती है हाँ। कि अच्छा मशीनरी की पढ़ाई होगी, लैपटॉप होगा, तो ये जो हम प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की अभी बात कर रहे हैं, क्या हम इसे रोबोटिक्स में भी इंक्लूड करके देख सकते हैं? बिना रोबोटिक्स के आप सोच नहीं सकते। अच्छा, तो रोबोटिक्स बहुत ज़रूरी है। बिना आज के डेट में मैंने अभी बात में आपको कहा था इंडस्ट्री 4.0, बिल्कुल, ये एक ड्रास्टिक चेंज है। बिल्कुल, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो पहले मैन पावर ड्रिवन थी, आज के डेट में रोबोटिक्स और डाटा से ड्रिवन है। बिल्कुल, मैंने इसमें सेकंड वर्ड भी यूज किया, रोबोटिक्स के अलावा डाटा। अच्छा, तो जो डाटा बच्चे कहते हैं कि मैं बिग डाटा पे काम करना चाहता हूँ,
मैं क्या बोलते हैं ब्लॉकचेन पे काम करना चाहता हूँ, मैं AI ML पे काम करना चाहता हूँ। ये सारी तो एप्लीकेशन मैन्युफैक्चरिंग में है। सर AI के बारे में हमें कुछ बताइए, क्योंकि आजकल बहुत चर्चा में है, तो उसके बारे में अगर आप हमें कुछ जानकारी दे तो। AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिल्कुल। यानी कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसी के हिसाब से मशीन भी समझे, मशीन भी काम करे। AI में बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं। पहले था कि हम लोग प्रोसेस प्लानिंग करते थे, अब प्रोसेस प्लानिंग का भी AI हेल्प करता है हमको, क्योंकि इतने बड़े डाटा को संभालना और उसको करना बड़ा मुश्किल है जी। तो क्या है कि हम ट्रेंड सेट करते हैं एक समझने के लिए, बहुत सिंपल वे में समझने के लिए। एक छोटे से बच्चे को आप क्या समझाते हो, दिखाते हो कि ये हाथी है, दोबारा बोलते हो ये हाथी है जी, तिबारा बोलते हो ये हाथी है, चौथी बार आप उससे पूछोगे ये क्या है तो वो क्या बोलेगा, ये हाथी है। बिल्कुल। वो दूसरे को हाथी नहीं बोलेगा, वो जिसको देखा है, जिसको हमने उसको सिखाया है, उसी को वो हाथी बोलेगा। यानी क्या, ये एक डाटा है जी। उस डाटा को आपने उस बच्चे के दिमाग में फीड किया। अब वो क्या है कि उसको बाय पिक्चर आपके आँख से उसको मिला रहा है और कह रहा है कि नहीं, ये देखने से हरदम ये कहा गया तो यही है जी। इसी हिसाब से हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है डाटा के जरिए मशीन को लर्न कराते हैं। जी। इस टाइप का कंपोनेंट आया है तो मुझे ये मशीनिंग करनी है, इस टाइप का कंपोनेंट आया है तो उस मशीन पे जाना है जी। ये चीज़ आया है तो ये वहाँ पे डिस्पैच होना है जी। आज के डेट में तो आप जो एयरपोर्ट में आप जाते हैं, लगेज की जो सॉर्टिंग भी है वो ऑटोमेटिक होती है। जी जी बिल्कुल। उसमें टैग लगा रहता है, टैग से वो उसको स्कैन करता है और वो आप देखिएगा एक ही कन्वेयर बेल्ट में जाते जाते वो अलग अलग हो जाता है। जी। आएगा कैसे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अच्छा। तो आप उसको इंटेलिजेंस किसी हिसाब से देते हैं, चाहे वॉइस के हिसाब से, चाहे पिक्चर के हिसाब से, चाहे कोई अन्य मोड से। ये इंटेलिजेंस हम क्या करते हैं, मशीन में फीड करते हैं जी। मशीन को ट्रेन करते हैं, एरर चेक करते हैं, एरर को रेक्टिफाई करते हैं। जब मशीन लर्न कर जाती है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, अब वो मशीन आपकी काम करेगी। बिल्कुल। तो सर बहुत अच्छे से समझाया आपने। सर अगर यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात करूं तो शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाते हैं, और अगर कोई बच्चा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग कर रहा है तो सबसे पहले जहन में आएगा कि अच्छा कौन सी जगह पे एडमिशन लें हम। जरूर। तो राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें बच्चे जा सकते हैं? प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भारत में बहुत सारी जगह है जी। NITs में है, जादवपुर यूनिवर्सिटी जो कि पहली है जी। हम दूसरे हैं जिसमें ये खोला गया है। इसके अलावा बहुत सारे और यूनिवर्सिटीज़ में भी हैं। जी। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं जी। तो आपके लिए मैं एक टिप देता हूँ बच्चों के लिए कि आप जाके NIRF रैंकिंग उस यूनिवर्सिटी की देखिए। जी। उस NIRF रैंकिंग में आपको उस यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से सारी जानकारी मिल जाएगी। जी। हम BIT में क्यों पढ़ें? जी। जितनी भी लैब है, अगर हम BIT की लैब की बात करें तो आप अच्छे अच्छे IIT, इवन आपकी जो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे जो आप फैसिलिटी सोच सकते हैं वो सारी फैसिलिटी हमारे यहाँ मौजूद है। जी सर। हमारे यहाँ रोबोट्स है। 2011 में हम लोग माइक्रो मशीन सेटअप खरीदे थे, 1 करोड़ का माइक्रो मशीन सेटअप है। आपके पास स्टेट ऑफ आर्ट वेल्डिंग की लैब है जी। स्टेट ऑफ आर्ट हमारे यहाँ पे कास्टिंग की लैब है, जो कि स्क्वीज कास्टिंग, आपका क्या बोलते हो वैक्यूम कास्टिंग, ये जो नए नए आ रहे हैं जो कि आपके कंपोजिट बनाने के काम आते हैं, वो सारी मशीनें अवेलेबल हैं हमारे यहाँ। सबसे लेटेस्ट क्या बोलते हैं आपके CNC मशीन्स अवेलेबल हैं। तो जब आप बच्चा पढ़ता है और वो स्टेट ऑफ आर्ट लैब में काम करता है तो उसकी जो समझ उस सब्जेक्ट के बारे में अलग रहती है। सेकंड क्या है कि एक अकेली ये चीज़ नहीं, आपके साथ फैकल्टी भी चाहिए। अच्छा बिल्कुल। जो आपको प्रॉब्लम दे जी। जो आपके साथ काम करे, जो आपको समझा सके कि क्या है क्या नहीं है। तो हमारे अच्छे फैकल्टीज़ हैं जो कि अच्छे अच्छे से जगह से क्वालिफाइड हैं, इंटरनेशनल लेवल में उनकी रिकॉग्निशन है, काफ़ी अच्छे खासे पब्लिकेशंस हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जी।
इन दोनों के अलावा एक तीसरा चीज़ चाहिए जो कि लैब टेक्नीशियन, अच्छा, जो कि आपके साथ लगता है। बिल्कुल। हमारे यहाँ लैब टेक्नीशियन अच्छे हैं। तो अगर वो बच्चा सोचता है कि मैं BIT मेसरा में पढ़ूं तो कर सकता है। वर्ल्ड की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एक हमारी यूनिवर्सिटी भी है, अच्छी रैंकिंग है इसकी जी। और बहुत पुरानी है। सारे लैब फैसिलिटीज़ मैंने जैसे कहा अवेलेबल है, तो उसके लिए चॉइस अच्छी है। सर, अगर रोज़गार की बात करूं तो ग्रेजुएशन के बाद जिस छात्र ने प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की है वो कहां और किस किस क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे सकता है, अपना करियर बना सकता है? जब आप इंजीनियरिंग करते हो तो एक जो सबसे बड़ी आपके पास स्ट्रेंथ आती है वो आपकी एनालिटिकल स्ट्रेंथ आती है। बिल्कुल। और जब प्रोडक्शन इंजीनियरिंग करते हो तो आपके साथ एनालिटिकल के साथ आपकी मैनेजरियल स्किल आती है जी। डबल एडवांटेज है जी। तो हमारे बच्चों को आप बहुत वैरायटी में मिलेंगे। आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, चाहे आप मारुति ले लो, सुजुकी, हुंडई ले लो, जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनी है उसमें ले लो, L&T की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि बड़े बड़े मशीन्स बनाती है उसमें ले लो, टाटा स्टील ले लो। तो जितनी भी वैरायटी की आप इंडस्ट्री देखोगे उसमें हमारे बच्चे मिलेंगे। जी। हमारे बच्चे स्टार्टअप में भी है, बहुत हैं। पब्लिक सर्विस में आप जाना चाहो तो आप IAS में आप क्वालिफाई कर सकते हो, गेट दे के आप हायर स्टडी के लिए जा सकते हो। हमारे बच्चे जो मोस्टली हैं वो क्या करते हैं कि 2-3 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद वो या तो मैनेजमेंट या फिर अब्रॉड में अपनी हायर स्टडी के लिए चले जाते हैं, क्योंकि उनको करियर में काफ़ी जंप मिलता है जी। है ना। तो जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप US की या यूरोपियन या ऑस्ट्रेलियन, उसमें हमारे बच्चे मिल जाएंगे जी। जो अच्छी अच्छी लैब हैं उसमें भी हमारे बच्चे मिल जाएंगे। चाहे आप CSIR लैब देख लो, चाहे आप ISRO देख लो, चाहे आप विदेश की किसी लैब में देख लो, उसमें भी हमारे स्टूडेंट मिल जाएंगे। कुछ बच्चे जो हैं जो इनको एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत अधिक पसंद है वो एडमिनिस्ट्रेटिव में चले जाते हैं। स्टार्टअप है, कंसल्टेंसी जो है आपकी KPMG हुई या जितनी भी अच्छे अच्छे कंसल्टेंसी हैं उसमें भी बच्चे मिल जा सकते हैं। तो असल में जो पढ़ाई है वो इतनी डाइवर्सिफाइड और इतनी अच्छी है कि उनको अपने मन जो उनकी इच्छा है उसके हिसाब से उनको काम करने का मौका मिलता है। जी। जैसे मैंने आपसे कहा कि एनालिटिकली मैनेजरियल स्किल भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। जी। प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इसलिए दोनों चीज़ें हैं। तो सर, 12th और ग्रेजुएशन की अगर मैं बात करूं या मैं मास्टर्स की बात करूं तो इंटर्नशिप जो होता है जब हम पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो एक बहुत ज़रूरी टर्म होता है इंटर्नशिप। तो उसमें किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को? क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक आप किताबी ज्ञान तो ठीक है, लेकिन जब तक आप उसे प्रैक्टिकली नहीं अपने अंदर उतारेंगे तब तक आप किसी भी चीज़ को सीख नहीं सकते। तो इंटर्नशिप एक बहुत ज़रूरी पार्ट होता है। तो कौन कौन सी चीज़ें सिखाई जाती है, बताई जाती हैं बच्चों को? हमारे यहाँ पे इंटर्नशिप प्रोग्राम थोड़ा सा स्प्रेड करके है। बच्चा 6 सेमेस्टर के बाद जो समर वैकेशन होती है उसमें उसको इंडस्ट्री भेजा जाता है, किसी भी इंडस्ट्री में वो जाता है और वहाँ पर 2-3 महीने का वो अपना ट्रेनिंग लेता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। हमारी जो लास्ट सेमेस्टर है, 8th सेमेस्टर, ये कम्प्लीटली बच्चे के ऊपर निर्भर करती है कि वो किस हिसाब से अपना प्रोजेक्ट काम करना चाहता है। इसमें उसको दोनों अपॉर्चुनिटीज़ रहती है। वो किसी भी इंडस्ट्री या कंसल्टेंसी एजेंसी या कहीं पर भी जाके अपना इंटर्नशिप कर सकता है, या फिर वो किसी प्रोफेसर के साथ उसके रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम कर सकता है। जैसे किसी बच्चे को रिसर्च करने की इंटरेस्ट है, उसको लग रहा है कि मैं क्या बोलते हैं कंपोजिट का माइक्रो मशीन करके उसको करूं, ये मैं फ्यूचर में हायर स्टडी में कहीं जाऊंगा, तो वो हमारे टीचर के साथ करता है। और जो बच्चे सोचते हैं कि नहीं मुझे इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस लेना है, तो हमारे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके साथ हमारी टाई अप भी है और हमारे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट से उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है। तो वो वहाँ जाते हैं, वो डायरेक्टली इंडस्ट्री के साथ एसोसिएट होते हैं, वहाँ इंडस्ट्री में काम करते हैं। इससे एक इंडस्ट्री को भी बेनिफिट मिलता है। क्या होता है कि वो 6 महीने बच्चा उसके साथ काम करता है जी। तो बहुत सारी इंडस्ट्री आजकल ये
क्या कह सकते हो अपॉर्चुनिटी लाती है कि वो इंटर्नशिप बेस्ड जॉब अपॉर्चुनिटी देती है कि 6 महीने आप काम करो और फिर हम आपको रिक्रूट कर लेते हैं। तो उनका जो ट्रेनिंग टाइम है वो मिनिमाइज हो जाता है, बच्चा जैसे ही पास करता है तो वो इंडस्ट्री में अब्जॉर्ब हो जाता है जी। तो उसके पास ये अपॉर्चुनिटी बहुत रहती है कि वो किसी भी इंडस्ट्री में जाके अपने जो डिज़ायर फील्ड है उसमें काम कर सकता है। सर एक वर्ड आता है इंजीनियरिंग के, क्योंकि कई सारे ब्रांचेस हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग उनमें से एक है। तो अगर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग की सिमिलैरिटीज़ देखें हम, या फिर ये देखें कि दोनों एक दूसरे से कितने अलग हैं, तो इस बारे में हमें कुछ समझाइए। नहीं, सिविल इंजीनियरिंग कम्प्लीटली डिफरेंट हो गया। प्रोडक्शन का जो आप देखोगे वो मेनली हमारा मैकेनिकल से मिलता है और मैनेजमेंट के काफ़ी पेपर हैं। सिविल इंजीनियरिंग क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन आ गए जी। कंस्ट्रक्शन में आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि मटेरियल्स डिफरेंट है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स डिफरेंट है, वो अलग है। यहाँ पे हम लोग जो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में है ये आपके मेटल्स हो गए, प्लास्टिक्स हो गए, सिरामिक्स हो गए, इन पे काम करते हैं। तो इनकी पढ़ाई अलग हो जाती है, इनके मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स अलग हो जाते हैं, इनकी जो क्या बोलते हैं एंड यूज़ है वो अलग हो जाती है। तो दोनों के में बहुत डिफरेंस है। हाँ, हमारा जो है मैकेनिकल से बहुत पेपर मिलता है और इसके अलावा हमारे कुछ स्पेशलाइज्ड रहते हैं, जैसे कि मैकेनिकल में आप मेसनिंग, कास्टिंग, वेल्डिंग की एक पेपर है, हमारे इसमें उसको इन डेप्थ पढ़ाया जाता है। वहाँ पे टूल डिज़ाइन नहीं है, हमारे यहाँ पर टूल की डिज़ाइन की जाती है। वहाँ पे प्रोडक्ट डिज़ाइन नहीं है, हमारे में प्रोडक्ट डिज़ाइन आ जाता है। उनके पास सप्लाई चेन और ये सब पढ़ाते नहीं है, ये जो मैनेजमेंट के पार्ट है ये हम लोग पढ़ाते हैं जी। तो थोड़ा सा डिफरेंट है दोनों ब्रांच। और अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है ना, 12th और ग्रेजुएशन के बाद बच्चे तो परेशान होते ही है, माँ बाप भी बहुत परेशान हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर। तो राष्ट्रीय स्तर पर या फिर मैं कहूँ विदेशों में, तो फीस स्ट्रक्चर कैसा होता है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में? देखिए, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज आप देखें जी, इनमें फीस स्ट्रक्चर आप देखिएगा तो 1.5 लाख से 2 लाख के पास पर सेमेस्टर फीस रहता है जी। किसी में थोड़ा बहुत 10,000 का डिफरेंस रहता है, तो इसी रेंज में है। और जो आप परेशानी कहे वो परेशानी एकदम जायज़ है, क्योंकि एक सेमेस्टर में 1.5 लाख अगर आप मान के चलें तो 6 सेमेस्टर है, 8 सेमेस्टर है, बिल्कुल। तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है। बट अगर आप मुझसे बात करो तो मैं आपसे ये समझाऊंगा बच्चों को कि आप उन कॉलेज को प्रीफर करो जहाँ पर प्लेसमेंट अच्छा है। बिल्कुल, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ वही है। नहीं, ज़रूरी नहीं है, मैं आपको बिजनेस माइंड से समझा रहा हूँ। एक बिजनेस आदमी क्या करता है जी। जब वो इन्वेस्ट करता है कोई चीज़, जैसे कि मैंने एक क्या बोलते हैं मशीन खरीदा या एक कार खरीदा, कार को मैं लगा रहा हूँ ट्रांसपोर्ट बिजनेस में, तो मैं क्या कहता हूँ कि उसको कितने दिन में मेरा ये पैसा रिटर्न हो जाएगा और कितने दिन के बाद मैं प्रॉफिट कमाऊँगा। तो इसी हिसाब से अगर हम बच्चों को देखें तो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी, और प्लेसमेंट में मेरे पास क्या पैकेज मिलता है वो अपॉर्चुनिटी, तो ये आपको डिसाइड कर देता है कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो कितने दिन में आपके पास वापस आ जाएगा। जी। और जो जितनी भी बैंकिंग है सेक्टर है वो आपको लोन देती है, काफ़ी कम है इसमें, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्लेसमेंट काफ़ी अच्छे हैं तो बच्चों को लोन मिल जाता है और ये बच्चे अपना जो भी लोन है 1-2 साल के अंदर चुका लेते हैं, क्योंकि प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है। बिल्कुल। तो लोन भी मिल जाता है हमें इजीली, और हमें इस बात का ध्यान रखना है जब हम किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें तो प्लेसमेंट कहाँ अच्छी मिलेगी, क्योंकि लाभ सबसे ज़रूरी चीज़ है। आपको जो इन्वेस्ट किया वो पैसा आपके पास वापस आ जाना। बिल्कुल। हाँ, तो सर शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है ना, पढ़ाई के दौरान बच्चे बहुत परेशान होते हैं और माँ बाप भी बहुत बच्चों को देख करके परेशान होते हैं। तो क्या संदेश है आपका बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए, ताकि वो अपनी स्टडी को आराम से पढ़ें, परेशान ना हो, क्योंकि कई क्षेत्र में ये व्यापक स्तर पर भी पहुंच जाता है। तो बच्चों को और पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि एज ए टीचर और एज ए पेरेंट्स मैं दोनों चीज़ झेलता हूँ। जी। और अनफॉर्चुनेटली आज के डेट में बच्चों के पास डिस्टरबेंस बहुत अधिक है जी।
और कोरोना के बाद ये डिस्टरबेंस बच्चों के पास एकदम नज़दीक आ गई और वो है मोबाइल। बिल्कुल। चाहते ना चाहते आप कितना टाइम उसमें इन्वेस्ट करते हैं आपको मालूम नहीं पड़ पाता है। और ये बच्चे की स्टडी को, उसकी कॉग्निजेंस को, रिमेम्बरिंग को अफेक्ट करता है जी। इजी है। जैसे कि आप एक आदमी को तैरते हुए देखते हैं, आप उसकी सारे यूट्यूब में सारे हिसाब से तैरते हुए देख लेते हैं, कैसे जंप करता है, कैसे पानी में जा रहा है, डिप कर रहा है, बैक स्ट्रोक कर रहा है जी। क्या आप तैर सकते हैं? बिल्कुल नहीं तैर सकते। बिल्कुल। और होता ये है कि ये सारे बच्चे हैं यूट्यूब में देखते हैं। बिल्कुल सही। इस टीचर का आपने लेक्चर पढ़ लिया, उस टीचर का लेक्चर देख लिया, आपने ढेर ट्यूटोरियल पढ़ लिए, पर आपने कभी भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, आपने टाइम देख के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया। और जो आपके ब्रेन को जो आना चाहिए कि मैं इस प्रॉब्लम को समझूं, इसके और एक प्रॉब्लम को करने, इंजीनियरिंग में एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एक ही तरीके नहीं है, मल्टीपल तरीके हैं जी जी। तो वो तरीके नहीं सीखता है जी। तो उससे क्या होता है कि जब वो एग्ज़ाम में जाता है या जब वो रियल लाइफ में जाता है तब उसको प्रॉब्लम आती है जी। ये बहुत बड़ा है डिफ़िकल्टी, और ये जो बच्चा है वो खुद ही कर सकता है। ठीक है, तो सर काफ़ी सारी जानकारी आज आपके द्वारा हमें जानने को मिली, सीखने को मिली प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के बारे में। अगली बार एक नए विषय के साथ फिर से मिलने आऊँगी आपसे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।